नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। और खबर सहरसा से आ रही है और देखिए यहां पर मोबाइल चोरी के आरोप में कानून को कैसे लोगों ने अपने हाथ में ले लिया और इस शख्स की जमकर पिटाई की जाती है। पिटाई की ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। भीड़ ने युवक को जमकर पीटा है, जिसके हाथ में जो लगा इसी से इस शख्स की पिटाई की जाती रही। हालांकि पुलिस यहां पर जरूर पहुंचती है। आरोपी को इस भीड़ के चंगुल से निकाला गया। लाठी डंडे से पिटाई की ये तस्वीरें, जहां पर स्थानीय लोगों ने इस शख्स को बेरहमी से पीटा है। युवक लगातार छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन यहां पर जो भीड़ मौजूद थी वो सिर्फ लाठियां चटकाती रही, तमाशबीन बनी रही, लेकिन किसी ने इस युवक को बचाने की कोशिश नहीं की। सूचना मिलने के बाद पुलिस पहुंचती है। इस युवक को यहां से निकाला जाता है। आरोपी युवक सलखुआ थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव का निवासी बताया जा रहा है। कपार पर ने मारी है। और इन तस्वीरों को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या लोगों के अंदर कानून का खौफ खत्म हो चुका है? क्योंकि ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हैं, कानून का खौफ लोगों में नहीं रहा। सवाल ये भी कि फैसला ऑन द स्पॉट भीड़ आखिर क्यों करना चाहती है? क्योंकि इस शख्स को जब पीटा जा रहा था वहां पर तमाशबीन भीड़ आपको हजारों में नजर आएगी, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की इसे बचाने की। न्याय व्यवस्था पर भीड़ को आखिर भरोसा क्यों नहीं है, ये सवाल भी सहरसा की इस तस्वीर के साथ। तो सहरसा में भीड़ का ये खौफनाक चेहरा इन सवालों को जन्म देता है कि लोगों के अंदर अब कानून का खौफ नहीं रहा। और देखिए, और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार की। तो 10 साल बाद मुख्यमंत्री जनता दरबार लगा रहे हैं और आज ऐसे लोग भी वहां पहुंचे जिनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था। हालांकि प्रशासन ने इन्हें कतार में खड़ा कर दिया, लेकिन इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाई गई। देखिए हमारे सहयोगी साकेत कुमार की रिपोर्ट। आज से जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। आप देखिए यहाँ पर जो 4 देश रत्न मार्ग है वहीं पर जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम होगा और उसे लेकर जो लोग हैं, जो फरियादी है, उन्हें बुलाया गया है। और भारी संख्या में यहाँ पर, चूंकि नियम ये बनाया गया है कि रजिस्ट्रेशन कराकर ही जो फरियादी है वो पहुंचेंगे, लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे लोग पहुंच गए हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था और उन्हें इस तरह से यहाँ पर कतार में खड़ा कर दिया गया है। कोरोना का समय चल रहा है, एक तरफ कोरोना गाइडलाइन के पालन की बात कही जा रही है और देखिए आप किस तरह से सचिवालय के सामने, मुख्यमंत्री के आवास के बाहर किस तरह से लोगों को यहाँ पर एक के बाद एक दूसरे के ऊपर खड़ा कर दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं कोरोना गाइडलाइन का जो कह सकते हैं अवहेलना साफ तौर से दिख रहा है। कहाँ से आए आप लोग? मैं सुजीत। लगाइए, मास्क नहीं है लगाते हैं। पटना से। कहाँ से आए? पटना से ही है। ऐसे खड़ा किया गया आप लोगों को किस लिए? ये हमारे लड़के के ऊपर एक महिला। नहीं, आपको क्या यहाँ आवेदन लिया जा रहा है? जी तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हैं। ऑनलाइन मेरा रजिस्ट्रेशन मतलब ऑनलाइन दिया हुआ है आवेदन, फिर भी दोबारा नहीं हुआ, लेकिन वैसे ही आ गए। नहीं, मेरा महीनों दिन पहले से आवेदन दिया हुआ, फिर भी हम आज आए हैं कि। क्या नाम है? मेरा राजू प्रसाद गुप्ता। आपका क्या रजिस्ट्रेशन करवाए थे? जी साहब, रजिस्ट्रेशन करा के आए हैं? जी हाँ, मेरा रजिस्ट्रेशन पिछले मैं 2 महीने से पटना में रुककर सीएम ऑफिस से बातचीत कर उनके पीए के द्वारा मैं ये अनुशंसित होकर। उसके लिए नियम बना हुआ है ना कि आप जिलाधिकारी के तहत आपका जांच होगा, उसके बाद आप यहाँ आएंगे। हाँ, तो मैं उनसे बातचीत किया था और चूंकि मैं वर्ल्ड का फर्स्ट सर्टिफाइड योगा टॉपर हूँ, वर्ल्ड का, नॉट इवन इंडिया का, तो चूंकि बिहार से हूँ तो अभी मैं हैंड टू माउथ हूँ। मैं सीआरपीएफ के लिए भी अपना 3 साल सेवा दे रखा हूँ और वो विश्व के हिसाब से आते तब तो मुख्यमंत्री से मुलाकात। जी साहब, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई जॉब नहीं है अभी, तो मैं आग्रह करने आया। परेशान है और भारी संख्या है। आप देखिए, एक बार हम कहेंगे ऊपर से दिखाएं किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और कोरोना गाइडलाइन कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए किस तरह से उसका पालन नहीं हो रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों को बुलाया गया है और कोई भी यहाँ पर अधिकारी जो है वो यहाँ पर देखिए मौजूद तो है, लेकिन इन लोगों को कोई बताने वाला नहीं है कि आप दूरी बना के रखिए, किस तरह से आप
यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में एक बार सवाल निश्चित तौर पर उठ गया है कि मुख्यमंत्री आवास के बगल में जहां पर मुख्यमंत्री आज जनता दरबार लगाएंगे, वहां उसके बगल में किस तरह से कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ रही है और प्रशासन यहां पर मूक दर्शक बना हुआ है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। तो देखिए, करीब 10 सालों बाद जनता दरबार लगा तो लोगों की उम्मीदें बढ़ गई और जो भीड़ यहां पहुंची बिना रजिस्ट्रेशन के, उनको देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी समस्याएं उनको है। बिल्कुल, और इस बीच सीधी तस्वीरें भी आ रही हैं, उन तस्वीरों को भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं। और क्यों हम कह रहे हैं कि यहां पर इस भीड़ को काबू में करना जरूरी है। ये तस्वीर आप तक जहां पर जनता दरबार के अंदर जो लोगों को रजिस्ट्रेशन के तहत जो तमाम नियम और गाइडलाइंस इस वक्त तय किए गए हैं, उनके तहत अनुमति दी गई है अपनी समस्याओं को रखने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। उनकी फरियाद सुनते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 साल के बाद एक बार फिर से जनता दरबार की शुरुआत की गई है, ताकि लोगों की समस्याओं से सीधे मुख्यमंत्री रूबरू हो सके, लोग अपनी बातों को यहां पर रख सके, उन्हें इस बात का यकीन हो, विश्वास हो कि उनकी समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री इसे लेकर संज्ञान ले रहे हैं। 5 साल के बाद एक बार फिर से इसकी शुरुआत हुई, लेकिन चूंकि कोरोना का वक्त चल रहा है इसलिए सुरक्षा बहुत जरूरी है, लोगों की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ ना हो, इसलिए कई चरणों में शर्तों को रखा गया है। इन शर्तों के तहत अब आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, उसके बाद आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होती है और उसके तहत ही आपका जब चयन होता है आपको यहाँ पर आने की अनुमति दी जाती है, आप अपनी समस्याओं को रख पाते हैं। और फिलहाल ये कार्रवाई जब इस वक्त मुख्यमंत्री लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं, 3 सोमवार जब मुख्यमंत्री जनता दरबार लगता नजर आएगा और तीनों सोमवार को विभागों का बंटवारा भी किया गया है कि किन किन दिन किन किन विभागों से संबंधित समस्याओं को लेकर लोग जो हैं, फरियादी जो हैं, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। देखिए, एक फरियादी इस वक्त पहुंचे हुए, उनके हाथों में देखिए ये वो समस्याएं हैं जिन समस्याओं से लोग जूझ रहे थे। लंबा इंतजार लोगों ने किया ताकि एक बार फिर से जब इसकी शुरुआत हुई है जनता दरबार के तहत, तो लोग अब इन समस्याओं से मुक्ति को लेकर अब आशान्वित हैं। उन्हें विश्वास है कि अब अपनी बात को वो सीधे मुख्यमंत्री तक रख रहे हैं, तो ये समस्याएं जल्द दूर होंगी, उन्हें इससे निजात मिल पाएगी। और देखिए, मुख्यमंत्री इस वक्त उन समस्याओं को सुनते हुए, देखते हुए। तो आप उसके लिए अप्लाई किए थे? जी सर, वहाँ किए थे, लेकिन मैडम बताइए जो बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच से। तो देखिए, कई जिलों से लोग जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर जनता दरबार में पहुंचे हुए हैं, लेकिन जो लोग पहुंचकर अपनी फरियाद रख रहे हैं उससे कहीं ज्यादा संख्या जनता दरबार के बाहर भी नजर आती है, जो हैरान है, परेशान है, क्योंकि उनको रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, वो अपनी बात नहीं रख पाएंगे। और देखिए, अश्विनी चौबे की बात करते हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री की, जिन्होंने आज अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। 2 पदभार उन्होंने ग्रहण किया है। वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन के अलावा उपभोक्ता संरक्षण मामलों में भी उन्होंने अपना पदभार आज ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आगे बढ़ने की वो कोशिश करेंगे और जनता की सेवा में वो जुटे रहेंगे। गरीबों की सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, दरिद्र नारायण की सेवा ही हमारा पहला कर्तव्य है। वहीं इस बार भी हम लोगों ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 81 करोड़ गरीबों के लिए नवंबर तक मुफ्त राशन देने का काम किया है। ये अभूतपूर्व काम है और उनके नेतृत्व में जो दोनों ही मंत्रालय में पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और यह जो उपभोक्ता संरक्षण का मामला है, जो हमारे खाद्य आपूर्ति विभाग और उपभोक्ता का संरक्षण का, उस विषय पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत सारे काम हुए 7 सालों में। तो पहले देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री थे अश्विनी चौबे, लेकिन कैबिनेट का जब विस्तार हुआ उसके बाद इनके पोर्टफोलियो को बदल दिया गया। 2 मंत्रालय का राज्य प्रभार का इनको जिम्मा दिया गया है। और बिल्कुल अब बात उस बाढ़ की जिस बाढ़ ने लोगों को परेशान कर रखा है। हालात ऐसे हैं कि इससे देखकर लोग डर जा रहे हैं, सहम जा रहे हैं। किन लोगों ने कहीं पर आशियाना जो बना रखा है वो ऐसी जगहों पर है जहां आप ऐसे अमूमन जाना तक पसंद नहीं करेंगे। कुछ लोगों की व्यवस्था ये है, मजबूरी ये है कि रेलवे ट्रैक जहां से कल तक रेलों का परिचालन हो रहा था, उन पटरियों पर लोगों ने आशियाना बना लिया है। तटबंध जहां पर अब तक आप घूमने के लिए पहुंच रहे होंगे, उन तटबंधों तक पहुंचकर आपने जीवन जीने की ऐसी मशक्कत करते हुए लोगों की तस्वीरें नहीं देखी होंगी।
जो अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो गुहार नहीं सुनते और दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। लोगों की बेबसी की ऐसी तस्वीरें बाढ़ क्षेत्रों से निकलकर आती हैं जो आपको दूर तक कौंधा देंगी। रहा किसान। अरे बाप रे बाप, कौन सी अब के में परसों परेशान हो बाबू, सब जाओ डूबी गए। अरे बाप, जो सरकार देते हैं हमारे पास पानी सब डूबी है। तो तबाही का ये दर्द अंतहीन है और लोग परेशान हैं। और बात मधेपुरा के करते हैं। मधेपुरा के चौसा और आलमनगर प्रखंड के 1 दर्जन गांव ऐसे जहां बाढ़ का पानी तबाही मचा रहा है और इस प्रखंड में घर तो घर, खेतों में भी पानी घुसाया है, फसल बर्बाद हो गई है। लोग परेशान हैं, सरकार से मदद के गुहार लगा रहे हैं। बाप रे बाप, कौन सी अब के में परसों परेशान हो बाबू, सब जाओ डूबी गए। अरे बाप, जो सरकार देते हैं हमारे पास पानी सब डूबी है। क्या हो बाल बच्चा की कहते हो बाबू। चौसा प्रखंड के कई पंचायतों में फुलौद, पूर्वी और पश्चिमी, मोरसंडा, चिरौड़ी और पैना अन्य पंचायतों में भी बाढ़ का पानी का प्रकोप बहुत भयावह हो गया है। मवेशियों का चारा तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गया है और साथ साथ धान का भी फसल पूरी तरह नष्ट हो गया है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि मवेशी का चारा जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए, साथ साथ धान के फसल ख़त्म होने का उसका भी मुआवजा किसानों के बीच दिया जाए। तो बाढ़ से परेशान इन रोते बिलखते किसानों के दर्द को आप आसानी से समझ सकते हैं कि कितने बेबस और ये लाचार बाढ़ के आगे हो गए हैं। बिल्कुल, तो देखिए बिहार के कई जिले जो हैं इस वक्त बाढ़ से प्रभावित हैं, जहां पर लोग जो हैं वो बेबसी की जिंदगी जी रहे हैं और ये बेबसी इस कदर है कि आप अगर देखेंगे तो सिहर जाएंगे, सहम जाएंगे। लेकिन इन हालातों में भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अभिभावक के तौर पर भी लोगों को ये समझने की जरूरत है कि उनके बच्चे किन हालातों में और किन जगहों पर इस वक्त खेल कूद रहे हैं, उनकी मौजूदगी कहाँ है। क्योंकि अभी हालिया दिनों में अगर लगातार पिछले 3 दिनों की बात मैं करूं तो अब तक 20 लोगों से की जान जो है वो पानी में डूबने की वजह से हो सकी है। और अब बच्चों की ये तस्वीर जो इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है वो खतरे की आहट है। बाढ़ के पानी में मौत की छलांग इसे कह सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे उफनती हुई नदी में, नली तालाब में जो इस वक्त लबालब भरे हुए हैं वहां पर छलांग लगाते नजर आते हैं। इन्हें रोकने या टोकने वाला कोई नहीं है। प्रशासन की तरफ से भी कोशिश नहीं की जा रही कि ऐसे जगहों पर लोगों की आवाजाही को रोका जा सके, उन्हें इन जगहों पर जाने से मना किया जा सके। देखिए, इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दरभंगा
की तस्वीर। और आप देख सकते हैं कि नदी में उफान है, लेकिन बावजूद इसके कई लोग नदी में तैराकी कर रहे हैं और इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हम आपको एक तस्वीर और दिखा रहे हैं। देखिए ये 2 छोटे छोटे बच्चे, कितना उम्र है? कितना उम्र है? कितने साल के हो गए? 9 साल के। तो 9 साल के हो, इतना गहरा पानी में डूब रहे, मतलब तैराकी कर रहे हो? नहा रहे थे हम लोग। डर नहीं लगता है? नहीं, हम लोग को डर नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? बताओ, तुम इतना छोटा बच्चा हो, इतना पानी है, कहीं कुछ घटना घट गया तो? हम लोग खेलने आता है। बताइए। अच्छा, आप लोग यहाँ पे हैं और ये छोटे छोटे बच्चा सब नहा रहे हैं, तो आप लोग मना नहीं करते हैं? क्या मना करेंगे? क्या मना करेंगे? मना करने के बाद भी नहीं रुक पाता है। लेकिन आपको मालूम है कई छोटे छोटे बच्चों की मौत हो गई है इस नदी में। खुद अपने आप पे मना कर रहे हैं कि हम नहीं हिल पाएंगे, हमको जबरदस्ती कूदा दिया है। बच्चे सब कूद रहा है, हिल नहीं आ रहा है सबको, इसलिए नहा रहा है। तो देखिए ये तस्वीर है। ए हीरो, अब उतरो, निकल जाओ बाहर, निकल जाओ, नहा लिए ना, निकल जाओ बाहर। अरे क्यों ही लोग आप लोग जबरदस्ती यहाँ पे कर रहे हैं? कुछ घटना घटेगा फिर। तो देखिए यहाँ पे स्थिति, निकल जाओ, चलो निकलो, चलो निकलो। देखिए कई बच्चों के साथ घटना घट गई है बाढ़ के पानी की वजह से, और हम आपको तस्वीर दिखाकर सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग भी सचेत नहीं हो रहे हैं। अगर बच्चे नदी में कूद रहे हैं तो बच्चों को रोकना चाहिए जो बड़े हैं। लेकिन बावजूद इसके भाई आप लोग नहा रहे, ठीक है, आप लोग बड़े हो गए, बच्चों को क्यों यहाँ पे मना नहीं करते? मना करते हैं लेकिन मानता नहीं। निकलो, निकल बाहर, निकलो। अरे निकल जाओ ना, बोले पुलिस को। बच्चा। देखिए कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे निकल रहे हैं। हमने कोशिश की है कि भाई ऐसे बच्चों को वापस फिर निकाल दिया जाए। घर में पानी घुस गया, न जाएगा कहाँ? तो घर में अगर पानी घुस गया है तो बाहर नदी में डालिएगा बच्चों को। तो देखिए लोगों की मानसिकता भी बदलनी होगी, सिर्फ मना करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन ये तस्वीर है दरभंगा की, देखिए नदी में उफान आया हुआ है और उसी नदी में छोटे छोटे बच्चे नहा रहे थे। लेकिन हमने कोशिश की है कि ऐसे बच्चों को फिर बाहर निकाल दिया गया। तो हम यहाँ तो हम सफल हो गए, लेकिन कई सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पे बच्चे अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं और बड़े भी उन्हें नहीं रोक रहे हैं। तो ऐसी दुर्घटना न घटे, ये हमारी और सबकी कोशिश होनी चाहिए। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, दरभंगा। तो बाढ़ के पानी में ये मौत की छलांग है जो खतरनाक हो सकती है। बच्चों को समझाएं और ऐसे जानवर पर रोकने की जरूरत भी है। और चलिए बात खगड़िया की करते हैं। खगड़िया के दुर्गापुर में 8 साल पहले 8 करोड़ की लागत से एक पुल बनाया गया। गंगा नदी पर यह पुल बना, लेकिन इसका अप्रोच पथ नहीं बन पाया, जिसकी वजह से आज यहां के लोग नाव की सवारी करने को मजबूर है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर नाव की सवारी करने को मजबूर हैं। लोगों को उम्मीद थी कि जब ये पुल बन जाएगा तो उनकी समस्याएं कम हो जाएंगी, लेकिन पुल बने 8 साल हो गया, समस्या जस की तस है। जायजा लिया हमारे सहयोगी दिग्विजय ने। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। साथ ही साथ जो गंगा नदी है वो भी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और इस समय हम ये आपको दिखा रहे हैं, ये दुर्गापुर गांव है जहां पर कि आप देख सकते हैं कि जो दियरा के इलाके के जो लोग हैं उनकी परेशानी काफी बढ़ गई है। यहाँ पर नदी के जलस्तर बढ़ने के साथ ही नाव से लोग आवागमन शुरू कर दिए हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसी गांव के पास में एक पुल बना हुआ है जो पिछले 8 साल से अधूरा पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि 8 करोड़ की लागत से इस पुल का निर्माण किया गया है, लेकिन दोनों अप्रोच पथ तैयार नहीं होने के कारण अधूरा पड़ा हुआ है। जिस समय में यह पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो दियरा के जो लोग हैं उनका साफ तौर पर कहना था कि अब उनको नाव से आवागमन से छुटकारा मिलेगा, लेकिन स्थिति जस की तस अभी भी बनी हुई है। कोई सुविधा नहीं। आज 8 साल इस पुल को बनना हो गया है, लेकिन सरकार का इस पर कोई निगरानी नहीं है। और सबसे बड़ा तो समस्या हम लोग दिराबासी का है, दक्षिणी रहीमपुर पंचायत का, कि अब गांव जो है गंगा के पेट में समाने वाला है, समझे ना। ये तो अभी तक कई बार जो है इस पर सरकार को हम लोग गांव के पंचायत के आदमी मिल करके ध्यान भी दिलवाए, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ा। एने जंगली टोला छै, मथार छै, बरखंडी टोल छै, ओने टीकापुर तो फिर एकनिया सोनबरसा ई सब या नहीं है विधि में जे लाव डेंगी टपै छै डूब जाय छै, कोई सुनै वाला नहीं। तो साफ तौर पर जाहिर है जैसे जैसे नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी होगी वैसे वैसे जो दियरा के जो लोग हैं उनको आवागमन को लेकर के काफी परेशानी होगी। और नाव ही एक सहारा बचा हुआ है, नाव के सहारे ही लोग आवागमन करने को मजबूर हैं। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया।
तो देखिए 8 साल पहले 8 करोड़ की लागत से पुल तो बना दिया गया, लेकिन अप्रोच पथ नहीं बना और उसका खामियाजा जो है 8 साल बाद भी लोगों को उठाना पड़ रहा है। और अब बात उस खबर की जिसका लंबा इंतजार स्टूडेंट्स ने किया था, शिक्षकों ने किया था और अभिभावकों ने किया था। आज से 10वीं से ऊपर के तमाम क्लासेस जो हैं वो शुरू हो चुके हैं। कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनजर तमाम एहतियातों के साथ स्कूल को खोला गया है। आपको एक ऐसे ही स्कूल लिए चलते हैं। केंद्रीय विद्यालय का ये स्कूल बेली रोड में स्थित है, जहां पर हमारे सहयोगी साकेत पहुंचे। क्या है जमीनी हकीकत, क्या बच्चे इसे फॉलो कर रहे हैं, स्टूडेंट्स के मद्देनजर सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है, जायजा लिया साकेत ने। कोरोना के दूसरी लहर के बाद आज से जो 10वीं कक्षाओं से ऊपर की जो कक्षाएं हैं उसकी पढ़ाई शुरू हो गई है। अभी आप देखिए हम केंद्रीय विद्यालय में मौजूद हैं, शेखपुरा में जो केंद्रीय विद्यालय है पटना का, वहां पर हैं और यहाँ पर देखिए छात्रों को क्लास के अंदर वो पढ़ाई लिखाई अपना कर रहे हैं। और जो कोविड गाइडलाइन है, जो स्कूल कॉलेज खोलने के लिए जो गाइडलाइन जारी किया गया है सरकार की तरफ से, उसका पालन किया जा रहा है। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, सभी बच्चों के चेहरे पर आप देख पा रहे होंगे मास्क लगा हुआ है और सारे प्रोटोकॉल को स्कूल को फॉलो करना है। और वो तस्वीर आप देखिए इस तरह से केंद्रीय विद्यालय में दिख भी रहा है। हमारे साथ यहाँ पर यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल हैं। सर, किस तरह की व्यवस्था है, कैसे आप लोग इसको कर रहे हैं? हम लोगों ने पूरे सैनिटाइजेशन का व्यवस्था किया हुआ है। पूरा स्कूल नीट एंड क्लीन है। आप क्लासरूम में देखें कितना साफ सुथरा है। पूरा कैंपस नीट एंड क्लीन है और बच्चों के हैंड सैनिटाइजेशन के लिए सभी जगह पूरे बरामदे में मेन गेट पे ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन लगा हुआ है। और पूरे दिन में 2 बार इसको क्लासरूम को सैनिटाइज करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट के बच्चे के जाने के बाद और सेकेंड शिफ्ट के बच्चे से आने से पहले 1 घंटे का गैप है, उस बीच में क्लासरूम को, बरामदे को, मेन गेट को सैनिटाइज करते हैं और सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और अभी हम लोग का जो पढ़ाई करने का तरीका है वो भी बदल गया है और जितना भी अब अच्छे से समझ आ रहा है क्या पढ़े, क्योंकि ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत फर्क होता है। नहीं, हमारे अंदर कोई ऐसा डर नहीं, क्योंकि स्कूल ने प्रॉपर कोविड गाइडलाइंस मेंटेन किए हैं और हमें उसके अनुसार बाधित है, तो हम उसके अनुसार अपने सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, सैनिटाइजर्स हैं, मास्क हैं, तो हमें ऐसा कोई डर नहीं है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए स्कूल खुलने की खुशी छपरा में भी देखी गई। छपरा के चांदमारी के सीपीएस में बच्चे बेहद उत्साह के साथ स्कूल पहुंचे और यहां पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जा रहा था। स्कूल जो बच्चे पहुंचे थे उनका उत्साह देखते ही बन रहा था। देखिए हमारे सहयोगी संतोष की रिपोर्ट। कोरोना के दूसरी लहर के लगभग 3 महीने बाद विद्यालयों में एक बार फिर रौनक लौटी है और विद्यालयों में आज से 10वीं से ऊपर की पढ़ाई शुरू हो गई है। हालांकि आज पहला दिन है, छात्र छात्राओं की संख्या थोड़ी कम जरूर, लेकिन विद्यालय प्रबंधन ने अपने से पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है। आप देख सकते हैं हम खड़े हैं अभी चांदमारी रोड स्थित सीपीएस स्कूल में, जहाँ पे बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल में बैठाया गया है। ये बच्चे अब पढ़ाई आज से शुरू कर रहे हैं। कई तरह की दिक्कतों का इन्होंने सामना किया है पूरे कोरोना काल में। ऑनलाइन पढ़ाई की जो दिक्कतें हैं, चूंकि नेटवर्क कनेक्टिविटी, कई तरह की दिक्कतें होती थी, किस तरह से ये पढ़ाई करते थे, इनसे हम बात करते हैं। बाबू खड़ा हो, क्या नाम है तुम्हारा? प्रकृति। प्रकृति, बताओ कि आप ऑनलाइन पढ़ाई करती थी, अभी कितने दिन बाद स्कूल आ रहे हो, कैसा लग रहा है? लगभग 3 महीना। अच्छा लग रहा है। वैसे क्या चाहते हो आप? ऐसे स्कूल खुले रहे, बोर्ड्स आ रहे हैं। क्या क्या दिक्कतें होती थी जब आप घर पे पढ़ाई करते थे? नेटवर्क प्रॉब्लम होता था। रेगुलर इसी तरह क्लास चले जी। कोरोना की तीसरी लहर आने की आशंका व्यक्त की जा रही है, तो आप किस तरह का प्रिकॉशन रखिएगा स्कूल आते समय? क्या यूज सैनिटाइजर, मास्क एंड एवरी प्रिकॉशन आई हैव टू अडॉप्टेड। सर, लगभग 3 महीने बाद विद्यालय खुले हैं और जो ऑनलाइन क्लासेस थी अब ऑफलाइन में स्विच हुई हैं। बच्चों की संख्या थोड़ी सी कम है लेकिन उत्साहवर्धक है। अब बच्चों की संख्या कल परसों से बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी गांव चले गए हैं, ग्रामीण इलाके में हैं। तो जैसे जैसे स्कूल आज से खुलने शुरू हुए हैं, बच्चों की संख्या धीरे बढ़ जाएगी। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि जो बच्चे घर की बंदिशों में बंधे हुए थे, कमरे में एक मोबाइल फ़ोन से बस बंध गए थे, अब उनको एक आज़ादी मिली है क्लासरूम में आकर के शिक्षक के सामने बैठने का। संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18 छपरा। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।